नमस्कार। डिजिटल कक्ष में बीए द्वितीय वर्ष इतिहास पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में पुनः एक बार स्वागत है। आज राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृति के क्रम में हम एक प्रमुख पुरास्थल अहाड़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अहाड़ सभ्यता जो बनास सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, इसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। आपको इस चर्चा के बाद जो प्रश्न इत्यादि हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, जिनका समुचित समाधान किया जा सकता है। तो अहाड़ सभ्यता के चर्चा में सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई यह जाने। तो इसकी खोज के क्रम में उदयपुर नगर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर अहाड़ एक कस्बा है, जिसकी संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। यह अहाड़ जो धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है, इस धूल के ढेर में प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि लंबे समय से 18वीं शताब्दी तक यहाँ कई बार बस्ती बसाई गई और उजड़ भी गई। यहाँ पनपने वाली सभ्यता को अहाड़ सभ्यता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके दूसरे किनारे पर अहाड़ नदी बहती है। ये अति प्राचीन और निरंतर सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल है। यहाँ तांबे की खाने होने से यह ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बना। यहाँ से तांबे के उपकरण व कुल्हाड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का अनुमान है कि अहाड़ में पाषाणकालीन मानव रहता था। सर्वप्रथम इस पुरास्थल पर सन 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। पुनः सन 1954-55 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन प्रारंभ कराया गया था। इस उत्खनन में जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई, उसके आधार पर डॉक्टर अग्रवाल ने अहाड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन विशिष्ट सभ्यता माना है। डॉक्टर अग्रवाल के ही नेतृत्व में उत्खनन का जो काम हुआ, उसके बाद सन 1961-62 में इसका विस्तृत उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HB संकालिया साहब के निर्देशन में पुनः एक बार हुआ। प्रोफेसर HD संकालिया, जिनका पूरा नाम हसमुख देशमुख संकालिया है, अब की बार इस सभ्यता को की पूरा सामग्री ने भारतीय इतिहास के साथ साथ राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। अर्थात 1961-62 से इस पुरास्थल की जानकारी हमें जो प्राप्त हुई, उसने राजस्थान के इतिहास को एक नया अध्याय, गौरवपूर्ण अध्याय प्रदान किया। अब इसकी जो भौगोलिक स्थिति के बारे में और बात की जाए तो यह उदयपुर के समीप, जैसा पहले बताया, स्थित है। अरावली पर्वत की दक्षिण पूर्वी ढलान पर स्थित है। प्राचीन काल में अहाड़ सहित मेवाड़ के इस क्षेत्र को मेद पाटक के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि मेवाड़ शब्द की उत्पत्ति मेद पाटक से ही अपभ्रंश होकर हुई, जबकि गोपीनाथ शर्मा ने इसको 10वीं-11वीं शताब्दी का आघाट दुर्ग या आघाटपुर कहा है। इसका अन्य नाम ताम्रवती नगरी भी है। यह स्थल अहाड़ नामक छोटी सी अहाड़ नदी के पास स्थित है। अहाड़ नदी बनास नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। अहाड़ सभ्यता न सिर्फ अहाड़ नदी की घाटी तक सीमित थी, अपितु चंबल तथा बनास नदियों की घाटी में इसके विस्तार के प्रमाण मिले हैं। सुरकोटड़ा गुजरात नामक स्थान से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री का अहाड़ से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री से साम्य होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि अहाड़ सभ्यता कच्छ की घाटी तक विस्तृत थी। अहाड़ सभ्यता के प्रमाण मुख्यतः गिलुंड तथा अहाड़ से मिले हैं। गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित है। इसी प्रकार उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर बालाथल नामक स्थल पर भी
अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व जो सामग्री चर्चा में आई वो राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल के सांस्कृतिक जीवन की एक अमूल्य जानकारी प्रदान करती है। इस स्थल पर बालाथल में प्रोफेसर ललित पांडे जी के निर्देशन में पूना के दक्कन कॉलेज के डॉक्टर शिंदे आदि ने उत्खनन कार्य करवाया। ये लगभग 1997 के आसपास उत्खनन कार्य हुआ था और इसी के साथ साथ उदयपुर के पास प्रोफेसर ललित पांडे के ही निर्देशन में ईसवाल गांव में भी उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। तो अभी आहड़ सभ्यता से मिले जुले अन्य स्थल लगातार हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आहड़ सभ्यता की भौगोलिक सीमाएं निर्धारित करना मुझे लगता है भी जल्दबाजी होगा और हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए। अब जहाँ तक आहड़ सभ्यता के काल का समय है तो प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समय लगभग 17वीं ईसा पूर्व से 18वीं शताब्दी तक माना है। यद्यपि इसकी सर्वाधिक प्राचीन बस्ती का समय 4000 वर्ष पूर्व तक बहुत सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। ताम्राश्मयुगीन आहड़ में जो जीवन था उससे संबंधित पुरातत्व सामग्री के रूप में हमें चल और अचल दोनों प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है, जिसमें भग्नावस्था में भवन, मृदभांड, लोटा, तसला, गहरे कटोरे, ढक्कन, हैंडल वाले बर्तन, नारी मूर्ति, बैल, कानों के आभूषण, मनके, सिलबट्टा आदि मिट्टी के उपकरणों के साथ साथ तांबे के भी उपकरण मिले हैं, जिनमें कुल्हाड़ी, छल्ले, चूड़ियाँ, चाकू, सुरमे की सलाई आदि गिनाए जा सकते हैं। जबकि पाषाण निर्मित सामग्री में गोमेद है, स्फटिक निर्मित मणियाँ, जैसा सिलबट्टा मैं पहले बोल चुका हूँ, इत्यादि भी उल्लेखनीय है। समस्त सामग्री को 3 भागों में आप आसानी से समझ सकते हैं: मिट्टी से निर्मित सामग्री, पाषाण से निर्मित सामग्री और तांबे से निर्मित सामग्री। मिट्टी से निर्मित सामग्री में विविध प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है, जिसमें पूजा की थाली जो गोल तथा चौकोर दोनों प्रकार की होती थी तथा जिनके बीच में दीपक रखने का स्थान भी बना होता था और नाग नागिन भी उत्कीर्ण रहते थे। 6 दीपक, 54 गोलियाँ, मानव आकृतियाँ, खिलौने जिनमें बैल, हाथी, घोड़े प्रमुख हैं, के साथ ही साथ धातु गलाने के यंत्र, पहिए और खपरेल कवेलू भी मिले हैं। आहड़ के मृदभांडों की अपनी विशेषताएं हैं। कालीबंगा की तरह ही आहड़ में मिट्टी के भांड भी ही अधिक संख्या में मिले हैं, जिनको मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहता हूं। तो भांडों को आकर्षक बनाने के लिए इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अभी जो हमारे ये अलंकरण दिख रहे हैं, इनमें अलंकरण नहीं दिख रहा है इन मृदभांड के टुकड़ों में, किंतु मेरे साथ पूर्व बैच के हमें भूतपूर्व छात्रों का स्मरण हो रहा, जिनके साथ हमने इस स्थल को देखा था और वहाँ जो पास ही संग्रहालय बना है आहड़ में ही, उस संग्रहालय में बहुत सी पुरा सामग्री संकलित करके रखी गई है। तो इसी तरीके से भांडों को आकर्षक बनाने के लिए उन पर जो अलंकरण किया जाता था उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं। अब जरा आगे इन आकृतियों की बात करें उससे पहले इनको किस प्रकार के बर्तनों में रखा जा सकता है, जो ये दिखाई पड़ रहे हैं स्लाइड में आपको। तो प्रोफेसर एच डी संकालिया के अनुसार आहड़ के कुंभकार 7 प्रकार के मृदभांड बनाते थे। इन 7 में काले तथा लाल रंग का भांड, ब्लैक एंड रेड पोइट्री, सर्वोत्तम माना जाता था। इस प्रकार के भांडों का निचला भाग लाल तथा ऊपर का भाग काला होता था। इन मृदभांडों को कई प्रकार की डिजाइनों से अलंकृत किया जाता था। सबसे आसान डिजाइन थी सीधी व तिरछी रेखाओं से चित्रित करना। इसके अतिरिक्त भांडों को ज्यामितीय आकृतियाँ तथा बिंदुओं के माध्यम से भी अलंकृत किया जाता था। अब जरा पाषाण से निर्मित सामग्री की चर्चा की जाए तो यहाँ क्वार्ट्ज पत्थरों के कुछ उपकरण मिले हैं, जिनमें छीलने, छेद करने तथा काटने के विभिन्न उपकरण आते हैं। कुछ वस्तुओं के बारे में अगर देखें तो गोल आकार में कहें तो 34 गोलियां प्राप्त हुई हैं।
हथौड़ा मिला है और 234 छोटे बड़े हथौड़े प्राप्त हुए हैं। सिलबट्टा की बात की जाए तो 23 सिलबट्टे मिले हैं। इसके अतिरिक्त एक पत्थर के टुकड़े पर स्त्री पैरों की भी आकृति उत्कीर्ण की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि पत्थरों से निर्मित सभी सामग्री आड़ सभ्यता के प्रथम काल से ही संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार पुनः मैं इस बात को दोहरा दूं कि जो पत्थरों से निर्मित सामग्री प्राप्त हुई है वो पूरी सामग्री प्रथम काल से ही संबंधित है। तांबे से निर्मित सामग्री की चर्चा करें तो यहाँ तांबे के उपकरणों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि इसके समीप ही कोई तांबे की खान रही होगी। जो तांबे की सामग्री मिली है उसमें प्रथम काल की 4 कुल्हाड़ियाँ, 6 छल्ले, 3 चूड़ियाँ, 3 सलाइयाँ तथा 1 चाकू मिला है। प्रोफेसर संकालिया का मानना है कि आड़वासी तांबे के शोधन का कार्य भी करते थे, क्योंकि पत्थर तथा तांबे के कुछ मिश्रित टुकड़े 1.5 फीट व्यास के गड्ढे में मिले हैं। उनका यह भी विचार है कि आहड़ में आकर बस्ती बनाने का एक कारण यह भी था कि यहाँ तांबा उपलब्ध हो जाता था। आर्थिक दृष्टिकोण से तांबा उपयोगी था। उपर्युक्त तीनों प्रकार के अतिरिक्त हड्डियों से निर्मित सामग्री भी प्राप्त हुई है, जिसकी चर्चा हम अभी यहाँ नहीं करेंगे। अब जरा भवन निर्माण जो थे वो उनके बारे में बातचीत कर ली जाए तो आहड़ के भवन निर्माण के अंतर्गत पत्थरों की नींव पर बने पत्थर और मिट्टी के मकान मिले हैं। मकानों की मिट्टी की पुताई स्फटिक पिंडों से अलंकृत की गई है। बड़े मकानों का आकार 33 गुणा 20 फीट और 30 गुणा 15 फीट का पाया गया है। गिलुंड में बड़ी इमारतों के अवशेष अधिक मिले हैं। पत्थरों की नींव पर भट्टे में पकाई गई ईंटों की एक 36 फीट की खुली दीवार व एक 100 गुणा 30 फीट की विशाल संरचना मिली है, जो एक पहेली बनी हुई है। सैंदो संस्कृति के अतिरिक्त पक्की ईंटों का प्रयोग वास्तव में पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ चूल्हे काफ़ी बड़े हैं। एक मकान में तो एक कतार में 6 चूल्हे थे। इससे ऐसा अनुमानित है कि आड़ में संयुक्त परिवार रहते रहे होंगे अथवा विशेष अवसरों पर सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था की जाती होगी। आज भी आप देखते हैं राजस्थान में 2 चूल्हे घरों में मिल जाते हैं। चूल्हों के बीच निकला हुआ भाग भोजन सामग्री अथवा भांडों को यानी घड़ों को रखने के स्थान को इंगित करता है। चूल्हों की पुनः मरम्मत होती थी, जो विविध अंगुलियों के निशानों से स्पष्ट है। यहाँ एक 4 गुणा 3 फीट का चूल्हा देखने में आया। इसके संबंध में अनुमानित है कि इसका प्रयोग तांबे को पिघलाने में किया जाता रहा होगा। मकानों के निर्माण कार्य में कंक्रीट से मिली मिट्टी तथा पास में बहुतायत से मिलने वाले पत्थर, बांस व पेड़ों की डालियों का प्रयोग किया जाता था। दीवारों को मिट्टी से पोत लिया जाता था तथा फर्श को अधिक मजबूती के लिए मिट्टी के गोबर से लीपा जाता था। कंकड़ मिट्टी को और बीच बीच में पत्थरों को चुनकर आधार दीवारें बनाई जाती थीं, जो टिकाऊ होती थीं। सबसे बड़ा मकान जो यहाँ खुदाई में मिला है उसकी लंबाई 33.10 यानी 33 फुट 10 इंच, जिसके विभाजन कर 2 कमरे बना दिए गए। ऐसी व्यवस्था प्रतीत होती है कि भवनों की योजना में आंगन या गली अथवा खुले स्थान की व्यवस्था थी। भवनों में कुछ कमरे ऐसे भी देखने में आए जिनमें सीधे व मोड़ वाली सिलें व पट्टे थे और जिनमें आधे गड़े हुए घड़े थे। ऐसे उपकरण वाले कमरे रसोई घर के काम में आते थे। मकानों के विविध आयामों से तथा उनके आकार व प्रकारों से वृद्धि होने के चिन्हों से प्रतीत होता है कि ज्यों-ज्यों आहड़ में तांबे के औजारों को बनाने का व्यवसाय बढ़ता गया, कमरों की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती गई। कुछ कमरों की छतें बांस या घास फूस से ढकी जाती थीं और बड़े कमरों का विभाजन बांसों को सीधा गाड़कर उन्हें मिट्टी से पोतकर किया जाता था। आहड़ सभ्यता के अन्य सभ्यताओं से संबंध निश्चय ही रहे होंगे। जहाँ तक अन्य सभ्यताओं से इसके संबंध का प्रश्न है तो इनका संपर्क
माहेश्वर, नवलातुली, हड़प्पा आदि प्राचीन स्थलों के निवासियों से अवश्य हुआ था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मृतभाणों के आकार, उत्पादन व कौशल को ध्यान में रखकर अनुमान किया जा सकता है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस सभ्यता की परंपरा गंगा यमुना के द्वार तक पहुँच गई थी। 1800 ईसा पूर्व में लगभग कुछ बाहर से आने वाले निर्वंश संबंधित लोगों का प्रभाव भी बर्तनों तथा असाधारण व अपरिचित वर्ग के पशुओं की आकृति के मुंह वाले बर्तनों में दिखाई पड़ता है। यहाँ उभरे हुए बर्तनों में पाए जाने से ऐसा लगता है कि आहाड़ में नाल और बिलूची सभ्यता का प्रभाव था। संभवतः विविध प्रभाव जयपुर अलवर मार्ग से यहाँ पहुँचने वाले व्यापारियों के माध्यम से आया होगा। इसके अतिरिक्त आहाड़ से ईसा पूर्व द्वितीय तथा प्रथम शताब्दी की यूनानी मुद्राएं भी मिली हैं। ये मुद्राएं यहाँ कैसे आईं, इसके लिए अधिकृत रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, परंतु इतना अनुमानित किया जा सकता है कि बनास नदी सभ्यता का प्रसार व अन्य नदियों के मार्ग का संबंध इतना विकसित था कि किसी प्रकार क्रय विक्रय के दौरान ये मुद्राएं यहाँ पहुँच गई हों, अथवा तांबे के शिल्पी जो अन्य स्थानों से आकर बस गए हों, वे अपने साथ इन मुद्राओं को लाए हों। इनसे इतना तो अवश्य स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापारिक संपर्क विदेशी बाजारों से हो गया था। जैसा कालीबंगा की स्थल की चर्चा के दौरान हमने मृतक संस्कार या समाधान विधि की बातचीत की थी, तो आहाड़ में भी आखिर किस प्रकार समाधान किया जाता था, इसके बारे में हमारे पास कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है, लेकिन परवर्ती काल के खंडित नर कंकालों से यह अनुमान किया जाता है कि वे अपने मृतक निवासियों का समाधान मिट्टी में उनको दबाते हुए समाधि बनाकर गहरा गड्ढा खोदकर 100 के पैर दक्षिण में तथा सिर उत्तर में रखते थे और उसके साथ आभूषण आदि भी दफनाए जाते थे। तो समाजता आहाड़ की सभ्यता मेवाड़ क्षेत्र के प्रागैतिहासिक काल को एक नया धरातल प्रदान करता है और आशा है आपने आहाड़ सभ्यता का ये संक्षिप्त जो चर्चा है इसको समझने का प्रयास किया होगा। और जैसा मैंने पहले बताया था, यदि कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी टिप्पणी प्रदान करें ताकि उसका समाधान किया जा सके। धन्यवाद।